सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो, आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। पहले तो बहुत सारी माफ़ी, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया है वीडियोस अपलोड करने में। बिकॉज़ यार, आपको सब पता है, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं और वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कभी नहीं होता है। ठीक है, एक गई तो दूसरी आई, यही सब चलता रहता है। आई होप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने अपने लाइफ में, और कॉलेज लाइफ या जो स्टूडेंट है वो लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम लोग करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स 8th एडिशन DC दत्ता बाय हीरालाल कोनवर जी। एंड ये टॉपिक हमने लिया है फ्रॉम द स्वीटी जी। थैंक यू सो मच स्वीटी फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल टॉपिक। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये क्या है, चैप्टर नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। 8th एडिशन की अगर बुक आपके पास है तो उसमें चैप्टर 7 पेज नंबर इसमें आई थिंक शायद 72 या 73 ऐसा कुछ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। सो द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ अ वुमेन बिगिंस एट मिनार्के एंड एंड इन द मेनोपॉज. It usually extends from 13 to 45 years, while biological variation may occur in a different geographical areas. Pregnancy is rare below 12 years and beyond 50 years. ठीक है, तो सबको रिप्रोडक्टिव एज पता है वेमेन का 13 से 45 ईयर्स होता है। यहाँ 13 इसलिए दिया है, हो सकता है मिनाते ये वेरिएट कर सकता है जोग्राफिकल एरिया से, और उनकी मतलब फिजोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से ये वेरिएट कर सकता है। बट जो एक एवरेज हम लेते हैं वो 30 to 45 ईयर्स का लेते हैं। मिनार के यहाँ पे जो नाम वर्ड मेंशन किया है उसका मतलब यही होता है जब पहली बार विमेन इज़ हैविंग अ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, उसको मिनार के बोलते हैं। मेनोपॉज जब वुमेन का लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये वाइवा में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभी, और तो कि व्हाट इज़ मेनोपॉज, व्हाट इज़ मिनार के, और इसका एवरेज जो 13 to 45 हमारे DC दत्ता में गिवन है। और ये वेरिएशन कर सकता है कुछ कंडीशन में, जैसे हमारा जोग्राफिकल एरियाज़, और बहुत रेयर कंडीशन होती है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो 12 ईयर्स के पहले या फिर 50 के बाद। जैसे हमारा एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक केस था लीना मीडियाना का। लीमा में पेरू वॉज द यंगेस्ट वन। एक पेरू नाम की जगह है, लीमा डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी जगह है ये, वहाँ पे एक लीनिया मीडियाना करके एक वेमेन थी जो वो यंगेस्ट लड़की थी जो प्रेग्नेंट कंसीव हुई थी बिफोर 12 ईयर्स, और उसका डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हुआ था। एंड शी वॉज ओनली 5 years and 7 months ओल्ड व्हेन शी गेट अ प्रेग्नेंट। ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो 5 साल 7 महीने की थी, और जो ओल्डेस्ट अभी तक की रिकॉर्ड की गई है वो 57 years और 4 months की महिला थी जो कि अभी तक रिकॉर्ड की गई। नाउ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है? ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये जो कैलकुलेट करते हैं क्लिनिशियंस, जितने भी क्लिनिक वाले हैं वो लोग कैसे 10 ल्यूनार मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं, या फिर 9 कैलेंडर मंथ एंड 7 days, या फिर 280 days की प्रेगनेंसी बोल सकते हो, या 40 weeks की प्रेगनेंसी बोल सकते हो। यहाँ पे इन्होंने 4 मेथड्स दिए हैं। या तो आप 10 लूनार, अगर लूनार्स में कर रहे हो तो 10 लूनार मंथ्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो 9 कैलेंडर मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हो। 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 days, क्योंकि हम वहाँ पे 7 days को नहीं ऐड करते हैं, इसलिए हम बाद में 7 days को ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की वजह से। या फिर 280 डेज़, आप 280 डेज़ भी ले सकते हो, या 40 डेज़ की आप कंप्लीट प्रेगनेंसी। ये क्या, ये ड्यूरेशन जस्टिफाई कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी की इतनी ड्यूरेशन होती है। कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन और जेस्टेशनल एज। जब हम लोग किसी भी जो भी अपन आप लोग अब क्लिनिकल एरियाज़ में जाते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे डॉक्टर्स या गायनकोलॉजिस्ट या फिर जो भी सीनियर सिस्टर्स वहाँ पे रहती हैं, वो हमेशा ये पूछती हैं, जो ANC मदर वहाँ पे आती है, कि भाई अपना LMP बाल धुलने की तिथि बताओ, डेट बताओ, है ना। तो उनका क्या मतलब होता है? उनका यही मतलब होता है कि भैया आप लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट बताओ, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल। इस कंडीशन पता बहुत सारा मैंने देखा है, मेरे खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है कि हम पूछते कि भाई तुम अपना लास्ट बाल धुलने की तिथि बताओ, तो वुमेन्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। सो दे थॉट
कि अच्छा ये तब का पूछ रही हैं जब हमारा स्टॉप हो गया था, तो बट जबकि हम मतलब पूछने का क्या मतलब है ये कि आपकी जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था उसका वेरी फर्स्ट डे आप हमें बताइए, है ना। तो ये थोड़ा सा आप क्लेरिफाई करोगे इन योर क्लिनिकल एरियाज। इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल या फिर जेस्टेशनल एज भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। आई नो आई डोंट हैव अ सम टेक्निकल नॉलेज नहीं है मेरे पास, सो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, पेन का भी यूज़ नहीं कर पाती हूँ। सो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर इट कि कुछ अच्छा सा मतलब लाइक आप लोगों को मैं लिख लिख के भी समझाऊँ, है ना। आई विल ट्राई इन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट वीडियोज़, ओके। But fertilization usually occurs 14 days prior to the expected missed period in the previously normal cycle of 28 days duration. It is about 14 days after the first days of period. Thus, the true gestation period is to be calculated by subtracting 40 days from 280 days, therefore 266 days. This is called a fertilization or ovulatory age and is widely used by the embryologist. ओके, सो यहाँ इससे पहले हमने क्या पढ़ा, मेंस्ट्रुअल एज या फिर जेस्टेशनल एज हम किसको बोल रहे हैं, ये हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमने पढ़ा जिसमें हम लोग 9 मंथ 7 डेज ऐड कर रहे हैं, 280 डेज को डिफाइन कर रहे हैं और 40 वीक्स को मान रहे हैं और 10 ल्यूडार मंथ्स को मान रहे हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये मेंस्ट्रुअल या फिर जेस्टेशनल एज को डिफाइन करता है, ठीक है। अब आपके बाद जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेनली कब होता है, 14 डेज पहले हो जाता है। जब वुमेन को पता चलता है अच्छा ये पीरियड मेरा मिस हो गया, उसके 14 दिन पहले पहले ही आपका क्या हो रहा है, आपका फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन तो 14 डेज पहले निकलता है ना। ओव्यूलेशन तो तभी होता है, इसीलिए जो एक्सपेक्टेड पीरियड होता है वो भाई वुमेन को बाद में पता चलता है, ठीक है। सो प्रीवियसली जो नॉर्मल अगर 28 साइकिल की मदर है, उसका ड्यूरेशन कोई गड़बड़ाया नहीं है, उससे 28 डेज़ का उसका साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें हम लोग ये हम उसको वुमेन को समझा सकते हैं। अगर उस मतलब होती हैं बहुत सारी वुमेन्स ऐसी कि नहीं कैसे हुआ ये वो, अगर वो अपने तरीके से बता रही है, क्योंकि उसको तो बाद में पता चल रहा है ना, उसको पहले नहीं पता चल रहा कि भाई मेरा फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। इट इज़ अबाउट 14 डेज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, ठीक है। ये कब वो बताएगी, जब जब भाई वो ऐसा होता है, देखो कि आज विमेन का 14th डेट था, 14 नहीं, हम 10 का एग्जांपल लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 10 डेट था उसका अगस्त का, ठीक है, हो गया नॉर्मल रहा, फिर उसके बाद आपका अगस्त के बाद क्या हो जाएगा, सितंबर, ठीक है। सितंबर ही आता है ना, जुलाई अगस्त सितंबर या सितंबर में आएगा, ठीक है। तो शी वॉज वेटिंग, अच्छा 10 तारीख के आना चाहिए था, नहीं आया, वो मिस हो गया, ठीक है, इस टाइम का। सो वुमेन को अब जाके पता चल रहा है ना सितंबर में, बट फर्टिलाइजेशन इसका कब हुआ, जब उसका प्रीवियसली जो 10 अगस्त को हुआ था, आफ्टर दैट उसके 14th का जो ओवुलेशन डे था उस दिन हो गया, उसी दिन उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन उसको पता कब चल रहा है, बाद में, आफ्टर 14 डेज। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे वही डिफाइन की गई है, ठीक है। तो इसको दस द ट्रू जेस्टेशन पीरियड इज टू बी कैलकुलेटेड, इसलिए जो ट्रू जेस्टेशन जो पीरियड होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14 डेज उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे 280 है तो उसमें 14 माइनस करोगे तो 266 डेज बचता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेटरी एज एंड इज वाइडली यूज्ड बाय द एम्ब्रोलॉजिस्ट। जो एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब पहला क्वेश्चन तो जो वाइवा लेता है वो ये कहेगा, जो क्लिनिकल वाली मैडम आती हैं वो ये बोलेंगी कि भाई फर्स्ट कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, है ना। तो इट शुड बी रिमेंबर कि हमारे टोटल कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हम अभी पढ़ेंगे, तो तभी हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझ जाएंगे। और आप लोग क्या कर सकते हो ना कि आप एग्ज़ाम्स के लिए एक पेपर लो, पीस ऑफ अ पेपर, A4 शीट लो, उसमें 3 कॉलम्स बनाओ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। आई मीन टू से कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या हम डायग्नोस्टिक करवाएंगे, सेकेंड में क्या क्या करवाएंगे और थर्ड में हम क्या क्या करवा रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए। तो ये चीज़ हमारे बहुत दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, और जब हम लोग अपने क्लिनिकल सेटअप्स में जाएंगे तो ये वहाँ पे जाके आप इम्प्लीमेंट करो। ट्राई टू रीड द फाइल ऑफ द पेशेंट, है ना, जो भी IPD के पेशेंट्स हैं, तो उसमें क्या है ना, एक हम बहुत जल्दी यूज टू हो जाएंगे और हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा टू गेट लर्न बाय हार्टेड, ठीक है। सो पहला इन्होंने क्या क्या दिया, सब्जेक्टिव सिम्टम्स दिए, बहुत बढ़िया। इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट 12 वीक्स जो रहते हैं उसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और इन्होंने इस चीज़ को 2 चीज़ में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ये यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव सिम्टम्स है, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट,
ऑब्जेक्टिव नहीं दिया क्या? नहीं दिया है क्या? अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह। ओके, चलो सब्जेक्टिव सिम्टम्स से ही देखते हैं आगे हम लोग। ये रहा ऑब्जेक्टिव साइंस, ठीक है। सो व्हाट इज सब्जेक्टिव सिम्टम्स? सब्जेक्टिव सिम्टम्स यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है कि भाई जो सब्जेक्ट यहाँ कौन है, वुमेन है, ANC मदर है, शी विल डिफाइन हर सेल्फ कि भाई मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे एमेनोरिया की कंडीशन अराइव हुई है। तो यहाँ सब्जेक्टिव सिम्टम्स हमें क्या क्या देगी, हम वुमेन से पूछेंगे तो क्या क्या बताएगी वो, भाई एमेनोरिया हो रहा है, ठीक है, एमेनोरिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, नोजिया वॉमिटिंग कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन आ रही है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, फटीकनेस सी लग रही है। सो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लोगे। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या इसका मतलब है। फॉलोइंग आर द प्रिजम्पटिव सिम्टम्स ऑफ अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये कब के हैं? अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स अराइज होंगे, ड्यूरेशन होल प्रेगनेंसी में नहीं रहेंगे, सिर्फ अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स की होती है, ठीक है। तो एमिनोरिया ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव, एमिनोरिया होता क्या है मैं आपको आसान और सिंपल सरल भाषा में बता दूं। एमिनोरिया मीन्स दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पहले मदर यही कंप्लेन लेके आएगी कि भाई मुझे इस महीने का मिस्ड पीरियड हो गया है, ठीक है, या हो सकता है वो पहले महीने ना आए, दूसरे महीने देखे, हो सकता है कि भाई उसने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स या इस टाइप की चीज़ ली है, इस वजह से हो गया उसका। तो वो हो सकता है 2 महीने बाद आए या 3 महीने तक आए वो, है ना, लेकिन विद इन द 12 वीक्स आए तो ही वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहलाएगी, अदरवाइज वो सेकंड ट्राइमेस्टर में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएगी मदर, वो एमिनोरिया की कंडीशन लेके आएगी कि भाई मुझे हो नहीं रहा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन है। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड इन एन otherwise healthy individual having a previous normal period is likely due to pregnancy unless proven otherwise, ठीक है। तो हेल्दी इंडिविजुअल अगर नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं जिसके, वो क्या है, अगर उसको नहीं आ रहा है तो दैट इज़ ड्यू टू द प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है। However, cyclic bleeding may be occur up to 12 weeks of pregnancy until the decidual space is obliterated by the fusion of decidua vera with the decidua capsularis. ओके, 12th वीक की प्रेगनेंसी वाली मदर्स को भी कई बार ऐसा हमने देखा है कि उसको भी मेंस्ट्रुएशन आते रहते हैं। अंटिल कब तक आते रहेंगे, मतलब ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर कंडीशंस हैं बट होती हैं ऐसी कुछ महिलाएं, लेकिन कब तक ऐसा हो सकता है, जब तक कि जो उसकी डेसिडुअल स्पेस होगी वो किसके साथ फ्यूजन हो जाए, डेसिडुआ वेरा और कैप्सुलैरिस के साथ, ठीक है। तो डेसिडुआ क्या होता है, एक यूट्राइन रिएक्शन आप कह सकते हो, एक यूट्राइन रिएक्शन चलती है अंदर यूट्रस के, तो किसकी, प्रेग्नेंट वुमेन की, उस यूट्रस को हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं। उसकी 3 लेयर्स होती हैं जो आपने प्रीवियसली वीडियोस में पढ़ा है। तो उसमें यही बोल रहे हैं कि हम लोग जो ऐसी कुछ महिलाएं हो सकती हैं जिनका डेसिडुअल रिएक्शन डिले हो रहा हो या फिर बहुत स्लो हो रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि उनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ सकती है। और जब तक अगर एमिनोरिया की कंडीशन डेवलप, दैट मीन्स जो डेसिडुआ वेरा है वो आपकी कैप्सुलैरिस के साथ फ्यूज हो गई है, ठीक है, मिल गई है, ठीक है। Such bleeding is usually scanty, lasting for shorter duration than her usual and roughly corresponds with the date of expected period. जो मैंने यहाँ बताई है कि कुछ महिलाएं होती हैं जिनका 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक भी कुछ ब्लीडिंग्स के कंप्लेंट्स आती हैं, तो दैट मीन्स क्या, वो एज ए नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का नहीं रहेगा, वो ऐसा रहेगा कि आपका स्कांटी बहुत कम आ रहा है, बहुत ब्राउनिश सा आ रहा है, बहुत 2 दिन के लिए आया, 1 दिन के लिए आया, ऐसा कुछ बता सकती है वो। नॉट, इट इज़ नॉट लाइक अ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, हम इसको मेंस्ट्रुएशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज टर्म्ड एज अ प्लेसेंटल साइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल साइन बोलते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद कॉमन मेट पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग। इससे अगर वुमेन कहती है नहीं मैडम हमें स्कैंटी ब्लीडिंग आया, 1 दिन का आया, 2 दिन का आया, तो उनसे बोलना है कि कोई दिक्कत नहीं, ये आपका प्लेसेंटल साइन है, ये हमें समझना है। अगर वो समझे तो वेल एंड गुड है, पढ़ी लिखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है और पैथोलॉजिकली ब्लीडिंग से मिक्सचर नहीं करना है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दैट इज थ्रेटेंड अबॉर्शन, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप की पैथोलॉजिकल कंडीशन है। थ्रेटेंड अबॉर्शन की कंडीशन बहुत अलग हो जाती है एज कम्पेयर टू प्लेसेंटल साइन से, ठीक है। प्रेगनेंसी हाउएवर मे अकर इन वुमेन हु आर प्रीवियसली एमेनोरिक ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्यूबर्टी। ओके,
सो लैक्टेशन की ड्यूरेशन भी बहुत सारी वुमेन कंसीव कर सकती हैं एंड ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के टाइम पे भी, ठीक है। नाउ मॉर्निंग सिकनेस देखा होगा ना मूवीज़ में, आस पड़ोस में, एंड हमारे खुद के फैमिलीज़ में भी, जो न्यूली कपल्स, अरे उन्होंने कुछ बेकार खा लिया, वॉमिट हो रही है, अच्छा खुशखबरी सुनाने वाले हैं, बट होता क्या है उन्होंने कुछ फॉल्स ईटिंग की होती है, बट एक्चुअली कुछ वुमेन्स में नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन अराइज होती है जिसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं एंड इनकन्सिस्टेंटली प्रेजेंट अबाउट 70% केसेस में प्रेजेंट होती है। पहली जो प्रेगनेंसी होती है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, यूजुअली अपीयर होती है जो मिस्ड पीरियड हुआ है और 16 वीक तक रहेगी। जब से उसका एमिनोरिक कंडीशन डेवलप हुई है टिल 16 वीक तक रह सकती है ये कंडीशन। इंटेंसली ये वेरीज करती है, नोजिया ऑन अराइजिंग फ्रॉम द बेड टू लॉस ऑफ एपिटाइट इवन वॉमिटिंग। कई कई वुमेन्स में बहुत कंडीशन इस टाइप की हो जाती है कि नोजिया के कारण वो उनका वेट लॉस भी हो जाता है, भूख भी मर जाती है और वॉमिटिंग भी होती रहती है, लेकिन इससे मदर का हेल्थ स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर सिम्टम शो कर रही है तो उसको हाइड्रेशन के लिए हम बोलेंगे एज सुन एज पॉसिबल हम उनको किसी अच्छे ऑब्स एनगाइनिक के पास रेफ़र करेंगे, ठीक है। फिक्चुरेशन ऑफ मिक्चुरेशन यानी कि मतलब यूरिन पासिंग का टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। मिक्चुरेशन इज़ अ यूरिनेशन, तो यूरिनेशन की कंप्लेंट वो बताएगी कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, अर्ज बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। अब ये क्यों हो रहा है, ये जाहिर सी बात है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, उसका यूट्रस कंप्रेस हो रहा है, इस वजह से जो अर्जेस हो रही है उसकी जल्दी आ रही है, ठीक है। So frequency of micturition is a quite troublesome symptoms during 8 to 12 weeks of pregnancy. It is due to rising bulky uterus on the fundus of the bladder because of exaggerated anteverted position of the uterus. So what is the position of the uterus? That is anteverted and anteflex. आगे की तरफ मुड़ा हुआ और आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से वो यूट्रस के फंडस पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से भी इंक्रीज़ हो रही है फ्रीक्वेंसी एंड कंजेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा पे भी दबाव पड़ रहा है एंड चेंजेस इन मेटर्नल ऑस्मो रेगुलेशन कॉजिंग इंक्रीज थर्स्ट एंड पॉलीयूरिया। तो मेटर्नल का ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि अब फीटस भी आ गया है, उसको भी ब्लड चाहिए, जिसकी वजह से थर्स्ट एंड पॉलीयूरिया भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा उसको थर्स्ट लगेगा तो बार बार पानी पिएगी, तो इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन हो सकता है। एज द यूट्रस स्ट्रेंथन अब आफ्टर 12 वीक्स द सिम्टम डिसअपियर। 12 वीक के बाद जो यूट्रस होता है वो एकदम जो आपका एंटीवर्टेड था वो एंटीवर्टेड से वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीव होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द 12 वीक और सिम्टम्स भी आप रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। नाउ fatigue is a breast discomfort in the form of a feeling of fullness and prickling sensation is evident as early 6th and 8th week, of especially in the प्रीमिग्राविडा मदर्स को ज़्यादा पता चलेगा क्योंकि ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो रहे हैं फॉर द न्यूनेट के लिए, तो इसलिए उनको प्रिकलिंग सेंसेशन जैसा लगेगा, फटीग भी लगेगी। जो अर्ली प्रेगनेंसी में उनको बहुत ज़्यादा फटीग्स लगने लगती हैं ना। ऑब्जेक्टिव साइंस जो आपको ऑब्जर्व करने हैं, ब्रेस्ट में क्या आप चेंजेस ऑब्जर्व करोगे, valuable only in the premigravida as in the multipara the breasts are enlarged and often contain the milk of for years, ठीक है। जो प्रीमिग्राविडा आप ब्रेस्ट चेंजेस बहुत अच्छे से देख सकते हो, मल्टीग्राविडा में नहीं देख पाओगे क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीवियसली वो कंसीव कर चुकी है, और हो सकता है प्रीवियसली उनका मतलब बेबी फीड करने लगते तो आप उतनी अच्छे से मल्टीपैरा में नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे जितना अच्छा प्रीमिग्राविडा मदर्स में कर सकते हो। सो द ब्रेस्ट चेंजेस आर एविडेंट बिटवीन 6 to 8 वीक। 6 to 8 वीक में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो उनके चेंजेस एंड देयर इज अ एनलार्जमेंट विद द वेसिकुलर एंगॉर्जमेंट एविडेंस बाय द डेलिकेट वेन्स विजिबल अंडर द स्किन, ओके। यहाँ पे आप एनलार्जमेंट देख सकते हो विद वैस्कुलर एंगॉर्जमेंट, आपको वेसल्स क्लियरली दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है। वेन्स बहुत अच्छे से अंडर द स्किन दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे ये डायग्राम इन्होंने दिया। Nipples and areola become more pigmented, especially in dark women. Montegumentary tubercles are prominent. जो montegumentary tubercles हैं वो बहुत ज़्यादा prominent हो जाते हैं। Thick yellow secretion, colostrum can be expressed as 12 weeks से आप express करोगे तो thick colostrum can be secretion कर सकता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम इन्होंने दिया है ये क्या बता रहा है आपकी, ये ब्रेस्ट चेंजेस बता रहा है। पहला आपने देखा
कि जो ए सेक्शन है वो यहाँ देख रहे हो, पिगमेंटेड ऑफ प्राइमरी एरियोला एंड निपल्स। इसमें क्या है, प्राइमरी एरियोला और पिगमेंटेड आपका जो एरियोला है एंड निपल्स, यही एरिया आपका पिगमेंटेड है, ठीक है। आप और सेकंड में आप बी सेक्शन में देख सकते हो, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी एरियोला। देखो धीरे धीरे सेकेंडरी एरियोला का भी अपीयरेंस होने लगा है। डेवलपमेंट ऑफ मॉन्टेगुमेंट्री ट्यूबरकल एंड इंक्रीज ऑफ वेस्कुलरिटी, इसमें वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो गई है और मॉन्टेगुमेंट्री ट्यूबरकल्स का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये आप प्रीमी ग्रेविटा मदर में बहुत इजीली देख सकते हो। अब आपने पर एब्डोमेन में क्या देखोगे आप, यूट्रस रिमेज एज अ पेल्विक ऑर्गन। यूट्रस अभी पेल्विक ऑर्गन में ही है अंटिल 12 वीक्स तक। इट मे बी जस्ट फेल पर एब्डोमेन एज अ सुप्रा प्यूबिक बल्ज। आप जब पर एब्डोमिनली आप एसेस करोगे तो आपको एक सुप्रा प्यूबिक के जस्ट ऊपर वहाँ पे एक छोटा सा बल्जिंग दिखाई देगा, ठीक है। नाउ पेल्विक चेंजेस आपको क्या क्या देखने हैं, पेल्विक में आपने देखने हैं जैसे जैकमर्ट साइन या फिर जिसको हम लोग चैडविक साइन भी बोलते हैं, वेजाइनल साइन देखेंगे, ओजियन सर्वाइकल साइंस देखेंगे, यूट्राइन साइंस देखेंगे, ठीक है। सो हम लोग इसमें देखते हैं पहले pelvic changes. Pelvic changes are diverse and appears at a different period. Collectively, these may be informative in arriving at a diagnosis of pregnancy. सो ये जो पेल्विक चेंजेस होते हैं ये डिफरेंट हमारे पीरियड्स पे आते, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ और हो गया, सेकंड में थर्ड, ऐसे, ठीक है। डाइवर्स और अपीयर एट अ डिफरेंट पीरियड्स एंड कलेक्टिवली ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कितनी सक्सेसफुल रह रही है और कितनी आसानी से वो सक्सेस हो रही है, ठीक है। तो पहला जैकमर साइन या जिसको हम लोग चैडविक साइन भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है जो हमारा वेस्टिब्यूल है या एंटीरियर वेजाइनल वॉल है वो कैसा होगा, डस्की ह्यू वेस्टिब्यूल्स हो जाएंगे उसमें, और विजिबल ये कब देखना आप शुरू कर दोगे आप, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब वुमेन हो जाएगी तब। और डिस्कलरेशन इज़ ड्यू टू लोकल वैस्कुलर कंजेशन, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा उसका, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा वैस्कुलर कंजेशन हो जाएगा जिसकी वजह से, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जैकमर या फिर चैडविक साइन, ठीक है। Now vaginal signs. Apart from a bluish discoloration of anterior vaginal wall, एंटीरियर आगे की तरफ जो वेजाइनल वॉल है उसका कैसा होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन क्यों, क्योंकि वहाँ पे वैस्कुलर कंजेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ द वॉल बिकम सॉफ्ट, एंड जो वॉल होगी वेजाइनल वॉल होगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। कोपियस नॉन इरिटेटिंग म्यूकोइड डिस्चार्ज अपीयर्ड एट 6th वीक, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकोइड डिस्चार्ज अपीयर रहेगा 6th वीक में, और आप इसमें मतलब मदर से पूछ सकते हो कि वो ये कोई इरिटेशन नहीं करता है मदर को, ठीक है। सो देयर इज़ अ इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्नेसेस एट 8th वीक कॉल्ड द ओजिएंडर साइन, ठीक है। तो जो लेटरल फॉर्नेसेस होते हैं वहाँ पे आप पल्सेशन ईजिली फेल्ट कर सकते हो 8th वीक में, उसको हम लोग ओजिएंडर साइन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, जैकमर साइन, चैडविक साइन, जैकमर को भी हम चैडविक साइन बोलते हैं, ओजिएंडर साइन क्या होता है, ठीक है। पल्सेशन फेल्ट होगा आपका लिटिल फॉर्निक्स में 8th वीक के टाइम, ठीक है। ये किस में आ गया आपका, वेजाइनल साइन, वेजाइनल में ओजिएंडर साइन आ गया है, और आपका पेल्विक में आता है, आपका पेल्विक चेंजेस में जैकमर्स और चैडविक साइन आएंगे, ठीक है। सर्वाइकल चेंजेस में क्या क्या है, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एंड अर्ली एज 6th वीक, सॉफ्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग 6th वीक में सर्विक्स क्या होगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग गुडल साइंस बोलते हैं। लिटिल अर्लियर अ मल्टीपैरा में थोड़ा सा पहले भी हो सकता है। नाउ प्रेग्नेंट सर्विक्स फील्स लाइक अ लिप्स ऑफ द माउथ, जैसे विमेन, हाँ जैसे हमारा जस्ट पुट अपने फिंगर से अपने लिप्स को टच करो, तो इट्स लाइक जो प्रेग्नेंट वुमेन जो जैसे हमारे लिप्स जितने सॉफ्ट है ना, उतने सॉफ्ट हमारे प्रेग्नेंट वुमेन की सर्विक्स आपको फील होगी। वाइल जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की होती वो टिप ऑफ द नोज़ की तरह होगी, हमारी जो नोज़ की टिप है उसकी तरह अगर हम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का एसेस करोगे तो सर्विक्स उसकी तरह होती है, ठीक है। ऑन स्पेकुलम एग्जामिनेशन द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स इज विजिबल, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज वैस्कुलरिटी। आप सर्विक्स का आप विजुअल एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें क्या देखोगे कि उसमें आप देखोगे इंक्रीज वैस्कुलर कंजेशन इतना ज़्यादा है कि वो विजुअल एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन में आपका ब्लू कलर अपीयर करेगी, ठीक है। नाउ यूट्राइन साइन, यूट्रस में क्या साइन देखोगे, सबसे पहले आप साइज देखोगे, शेप देखोगे और उसकी कंसिस्टेंसी देखोगे। यूट्रस लार्ज हो रहा है, साइज़ कैसा हो गया, हेंस एग, जैसे मुर्गी का अंडा होता है वैसे 6th वीक में वैसे दिखाई देगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा 8th वीक में क्रिकेट बॉल जैसा दिखाई देगा, फिर फीटल हेड बाय 12th वीक, 12th वीक में आपको फीटल हेड भी
हेड, फीटल हेड, मतलब जितना आपका फीटल का हेड होता है उतना उसका साइज दिखाई देगा 12th वीक में, ठीक है। नाउ पायरिफॉर्म शेप्ड ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस बिकम ग्लोबुलर बाय 12th वीक। जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका पायरिफॉर्म यूट्रस होता है, ठीक है। एंड जो हमारा 12th वीक की प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसका यूट्रस कैसा होगा, उसका ग्लोबुलर बनना शुरू हो जाएगा। देयर मे बी एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस इफ देयर इज अ लेटरल इम्प्लांटेशन। अगर वुमेन का लेटरल इम्प्लांटेशन, साइड में इम्प्लांटेशन हुआ है तो वो एसिमेट्रिकली एनलार्जमेंट कर सकती है। दिस इज कॉल्ड पिस्कैकिक साइंस वेयर वन हाफ इज मोर फॉर्म दैट अनदर हाफ। पिस्कैकिक साइंस क्या बोलता है कि आपका एक साइड जब आप एसेस करोगे तो वहाँ थोड़ा खाली सा दिखाई देगा, और दूसरी तरफ जब आप एसेस करोगे तो वो मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा फिल दिखेगा आपको एज़ कम्पेयर टू अनदर हाफ। तो ये क्या है, पिस्कैकिक साइंस। और ये कब अपीयर होता है, जब आपका लेटरल इम्प्लांटेशन हुआ हो, मतलब साइड में कहीं इम्प्लांटेशन हुआ हो जहाँ उसको होना चाहिए वहाँ नहीं हुआ, ठीक है। एज प्रेगनेंसी एडवांसेस सिमेट्री इज रिस्टोर्ड, द प्रेग्नेंट यूट्रस फील्स सॉफ्ट एंड इलास्टिक। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे उसका क्या होता है, सिमेट्रिकल होना शुरू हो जाता है। अगर वो लेटरल भी है तो वो कोशिश ये करता है कि वो आप एक सिमेट्री में फॉर्म हो, जिससे कि बेबी को ईजिली इन्वायरमेंट मिले फॉर बेटर ग्रोथ के लिए, ठीक है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इलास्टिक होते जाता है। नाउ दूसरा इज हेगार साइन, इट इज़ प्रेजेंट इन, ये यूट्रस की बात हो रही है। दूसरा साइन क्या है, हेगार साइन है, ठीक है। पहला हमने पढ़ा पिस्कैकिक साइन किस में पता चलता है, आपने देख लिया। दूसरा है हेगार साइन, इट इज़ प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ केस, ये 2/3 ऑफ केसेस में प्रेजेंट होता है। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बिटवीन 6 एंड 10 वीक, अ लिटिल अर्लियर इन मल्टीपैरा। ये हम लोग 6 हफ्ते से लेके 10 हफ्ते तक हम देख सकते हैं, और ये मल्टीपैरा में थोड़ा सा जल्दी देख सकते हैं। This sign is based on the fact that upper part of the body of a uterus is enlarged by growing fetus. जो upper part of uterus होगा, body of a uterus you know well, उसका जो upper part होगा वो क्या करेगा, enlarge होगा by growing fetus से, और जो lower part of body रहेगा वो empty और extremely soft रहेगा। बॉडी, यूट्रस की बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिए, ठीक है। जो लोअर पार्ट होगा वो बॉडी का वो क्या होगा, एम्प्टी होगा और एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है, और जो सर्विक्स होती है वो कंपैरेटिवली फर्म होती है। Because of variation in consistency on bimanual examination, 2 finger in the anterior fornix and the abdominal finger behind the uterus, ठीक है। जो तो इस वेरिएशन की वजह से जब हम लोग बायमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, 2 फिंगर ऑफ एंटीरियर फॉर्निक्स, 2 फिंगर्स हमारी कहाँ रहती हैं, एंटीरियर फॉर्निक्स ऑफ, कहाँ पे, एंटीरियर फॉर्निक्स रहेंगी इनसाइड द सर्विक्स, सर्विक्स एंड वेजाइना, एंड एब्डोमिनल फिंगर बिहाइंड द यूट्रस। एब्डोमिनल जो एंड, देखो आपका यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दिया होगा, ये यस यू कैन से, ये देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे 2 फिंगर्स इन्होंने अंदर से इंटीरियर फॉर्निक्स से ली है और ऊपर बिहाइंड द यूट्रस से ली है। सो दिस इज व्हाट द हेगार साइन इज, ठीक है। This sign is based on okay. Because of variation in consistency, bimanual examination, 2 fingers in the anterior fornix and abdominal fingers behind the uterus. The abdominal and vaginal finger seems to oppose below the body of the uterus. Examination must be gentle to avoid the risk of abortion. मतलब ये कुछ नहीं है, हेगार साइन ये बताता है आपको जो बॉडी ऑफ अ यूट्रस है उसका अपर पार्ट फिल रहता है बाय द फीटस की वजह से, और नीचे वाला फर्म एंड सॉफ्ट रहता है। और जब आप बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करोगे तो आपकी जो फिंगर्स होंगी फ्रॉम द एंटीरियर फॉर्निक्स से जो बिहाइंड द एब्डोमेन रहेंगी, वो फिंगर्स क्या करेंगी, आपस में टकराएंगी, जो ये डिफाइन करता है हेगार साइंस पॉजिटिव, ठीक है। और लेकिन हमें ये देखना है अगर जो वुमेन बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, बहुत हाई रिस्क चांसेस ऑफ अबॉर्शन है, उसमें हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। और ये अंडर द गाइडेंस ऑफ द, या वैसे तो मेनली गायनिक कंसल्टेंट ही करते हैं, ठीक है। और हमें करना भी नहीं है, अकेले में नहीं करना है, अंडर द हायर सुपरविजन में ही करेंगे, ठीक है। नाउ पाल्मर साइन, regular rhythmic uterine contraction can be elected during the bimanual examination as early as 4 to 8 weeks. Palmer in 1949 first described it, and it is valuable sign when elected. जो पाल्मर साइन है ये क्या है, रेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को एसेस करने के लिए हम लोग करते हैं। ये एक टाइप का बायमैनुअल एग्जामिनेशन है, बायमैनुअल है तो थ्रू द वेजाइना होगा। सो 4 to 8 वीक्स में आप इजीली इसको देख सकते हो।
To elect the test, the uterus is cupped between the internal fingers and the external fingers for about 2 to 3 minutes. During the contraction, the uterus becomes firm and well defined, but during relaxation becomes soft and ill defined. While the contraction phase lasts for 30 seconds, with increasing duration of pregnancy, the relaxation phase increase. सो यहाँ पे भी यही है, जब आप हैगर साइन कर रहे हो तभी आप पाम साइन भी एसेस कर सकते हो। जो क्या यूट्रस बहुत अच्छे से कप्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से शेप दिखाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल फिंगर्स के। ये जो 2 to 3 मिनट का होता है टेस्ट ये, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आप यूट्रस को बहुत अच्छे से फर्म और वेल डिफाइंड देख सकते हो। वाइल जब रिलैक्स करेगी मतलब तब यूट्रस सॉफ्ट और इल्ड हो जाएगा, इल डिफाइंड हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वाइल कॉन्ट्रैक्शन फेज जो रहता है वो 30 सेकेंड का रहेगा, जब हम लोग देखेंगे कब 4 to 8 वीक्स में। और विद जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस्ड होगी तो जो रिलैक्सेशन फेज हमारा अभी इसमें टाइम दिया है क्या, 30 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का टाइम ही दिया है, ठीक है, वो और बढ़ता जाएगा, ठीक है। आफ्टर 10th वीक द रिलैक्सेशन फेज इज सो मच इंक्रीज दैट द टेस्ट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म। ओके 10 हफ्ते के बाद रिलैक्सेशन फेज इतना बढ़ जाता है कि टेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डन इन पार्मल साइन, ठीक है। तो ये देखो 30 सेकेंड्स में दिया है, ये ए वाला देखोगे आप, ठीक है। ओके यहाँ पे ये इन्होंने 2 डायग्राम दिए हैं। ये पहला वाला डायग्राम आपका 4 to 8 वीक्स वाला है और ये दूसरा वाला डायग्राम आपका 10 वीक्स वाला है। तो इसमें आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन 30 सेकेंड्स पे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, और इसमें पहला 30 पे है, फिर 90 रिलैक्सेशन बढ़ गया ना, 90 सेकेंड का आ गया, फिर उसके बाद 30 सेकेंड। तो ये कंडीशन है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 4 to 8 में ही ले ये आपका पार्टनर साइन तो बेटर है, अदरवाइज तो रिलैक्सेशन बढ़ जाता है तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी आपको एसेस करने में, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, हम लोग ये थोड़ा सा लिटिल बिट लंबा हो रहा है, सो हम ऐसा करते हैं कि रुकना ज़रा 1 मिनट। हाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अभी कंप्लीट करते हैं, और मैं क्या करूँगी इसके पार्ट्स कर देती हूँ, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर देन लास्ट ट्राइमेस्टर, इट इज़ नॉट लेंदी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बाद में करें, ठीक है। अभी हम बस इतना ही करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का हम ये बंद कर देते हैं, ठीक है। हो जाओ यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं उसको, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रेगनेंसी टेस्ट डिपेंड ऑन डिटेक्शन ऑफ एंटीजन HCG प्रेजेंट इन मैटरनल यूरिन और सीरम विद एंटीबॉडी ईदर पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल अवेलेबल कमर्शियली, ठीक है। तो जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये किस पे डिपेंड करते हैं, HCG जो इम्यूनोलॉजिकल ये सब क्या है ना कि HCG प्रेजेंट हो जाता है जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बॉडी में जैसे आपका यूरिन सीरम और एंटीबॉडी विद मतलब इन सब में क्या HCG प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एक टेस्ट हम लोग करते हैं इम्यूनो एसिड विदाउट रेडियो आइसोटोप्स। इसमें क्या करेंगे एक ग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट होता है यूजिंग लेटेक्स। द मटेरियल फॉर दीज टेस्ट आर सप्लाइड इनटू किट कंटेनिंग ऑल द रीजन नीडेड टू डू। जो किट टेस्ट होता है ना यहाँ पे उसकी बात हो रही है, यहाँ पे एक ग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है ना HCG रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और जब हम यहाँ पे यूरिन हम बोलते हैं ना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, वो किट होती है एक, उसमें 2 ड्रॉप ऑफ यूरिन डालोगे तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है। तो वो कैसे पता चलता है, वो ऐसे ही पता चलता है क्योंकि जो मदर होती है उसमें HCG होता है और जो किट हमारी अवेलेबल होती है उसमें HCG एंटीजेंस होते हैं, तो वो जहाँ वहाँ जाके बाइंड हो जाते हैं तो रिएक्शन पॉजिटिव होता है। और अगर नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें HCG प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। इसमें सिर्फ इतना मतलब है, ठीक है। एग्लूटिनेशन ये आपने पढ़ा होगा उसमें माइक्रोबायोलॉजी, एग्लूटिनेशन नॉन ग्लूटिनेशन ऐसा कुछ करके था, आई फॉरगॉट एक्चुअली, नहीं तो मैं बता देती है वो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, 1 ड्रॉप ऑफ यूरिन इज मिक्सड विद 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स HCG एंटीबॉडी। ओके
बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है वुमेन के, एंटीजन प्रेजेंट होता है, HCG एंटीजन, लेकिन उस किट में क्या प्रेजेंट होता है, उस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, HCG एंटीबॉडी, ठीक है। इफ HCG इज नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन सैंपल द वुमेन इज नॉट प्रेग्नेंट, द एंटीबॉडी रिमेन्स free. Now one drop of another solution that contains the latex particles coated with HCG is added. Agglutination of the latex particles can be observed easily this time. Therefore, the pregnancy test is negative if there is a agglutination. On other hand, if HCG present in the urine sample, woman was pregnant. ठीक है, it would bind the available antibodies and there would be no further agglutination when the solution containing HCG coated with the latex particles was added. Therefore, pregnancy test is positive if there is a no agglutination. Sketchman presentation above. ओके, देखो यहाँ इन्होंने डायग्राम दिया है। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। भैया इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी कैसे, कौन सी प्रिंसिपल पर डिफेंड है, ये देख लो। अब प्रेग्नेंट वुमेन है तो यूरिन डाला हमने, जो यूरिन प्रेग्नेंट वुमेन की यूरिन सीरम, और उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, HCG एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती हैं। तो HCG एंटी सीरम हम डाल रहे हैं, ठीक है। दोनों मिलके न्यूट्रलाइज ऑफ एंटीबॉडी कर दिया दोनों ने मिलके, तो क्या प्लस इसके बाद हमने HCG कोटेड लेटेक्स पार्टिकल डाला, दूसरा सॉल्यूशन जो था वो डाला, उसमें कोई फर्दर एग्लूटिनेशन नहीं होगा, ठीक है। फर्दर एग्लूटिनेशन ऐसा समझ लो आप, एक टाइप का मिक्सचर, मैं कैसे समझाऊँ, हाँ ऐसा समझ लो कि कैसे समझाऊँ तुम लोग को, ऐसा समझ लो कि यार हाँ ऐसा जैसे पेन होता है ना, पेन और ढक्कन होता है, ठीक है, ये समझ लो कि आई एम सो सॉरी, ये मैंने बहुत बेकार से एग्जांपल लिया, बट इट्स गुड कि आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। जैसे एक पेन है, पेन जब हम डालेंगे और एक ढक्कन है, दोनों खाली है ना, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यही कंडीशन है। जब HCG यूरिन जो है, यूरिन मदर से निकल रही है जो प्रेग्नेंट है, जिसमें HCG एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और जो HCG सीरम है, दोनों आपस में जुड़ गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया एंटीबॉडी को। अब फिर जब हम दूसरा सोल्यूशन डाल रहे हैं जिसमें HCG कोटेड लेटेक्स पार्टिकल हैं, तो वो क्या करेगा, वो तो जुड़ चुका है ना, जब हम दूसरा ढक्कन डालेंगे तो हमारे पास स्पेस नहीं है उस ढक्कन को ऐड करने के लिए, तो वो क्या करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। नो एग्लूटिनेशन, कोई यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे विजिबल एग्लूटिनेशन आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में करेंगे, यहाँ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का हमने यूरिन सैंपल लिया जिसमें कोई HCG एंटीबॉडी नहीं है, और उसके बाद हमने HCG सीरम एंटी सीरम लिया, तो यहाँ पे कोई भी इसमें क्या करेगा, HCG एंटीबॉडी अपना अलग होगी और आप यहाँ पे आपका यूरिन अलग होगा, मतलब उसमें तो कुछ नहीं है ना, उसमें HCG एंटीबॉडी है ही नहीं, तो वो किससे जाके अटैच होगा, किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब न्यूट्रलाइज नहीं होंगे दोनों आपस में, दोनों अलग अलग रहेंगे। फिर उसके बाद हमने वो वाला सीरम डाला जिसमें HCG कोटेड लेटेक्स पार्टिकल है, तो यहाँ पे आराम से दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों, तो क्या हो जाएगा, विजिबल एग्लूटिनेशन आकर होगा। आई होप समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। अब इसमें क्या था, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, इसमें हमने कौन सा किया था, इनडायरेक्ट किया था क्या, प्रिंसिपल, अच्छा ये विदाउट रेडियो आइसोटोप्स का था, इम्यूनो एसे। इसमें अब हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, HCG डायरेक्ट टेस्ट, लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विद एंटीजन monoclonal antibody mixed with the urine. Agglutination reaction indicate a positive when the urine sample contains HCG. Absence of agglutination with urine without HCG indicates a negative one. सेम है, पढ़ोगे तो ईजिली एक ही रीड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा करेंगे बेस्ड ऑन वन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट बाइंड्स विद HCG। सिंगल क्लोनल है एंटीबॉडी का जो HCG से बाइंड हो जाएगी यूरिन एंड सीरम में। सेकेंड एंटीबॉडी जो लिंक करेगी enzyme alkaline phosphate is used to sandwich the bound HCG, detach color after binding। इतना ज़्यादा वो नहीं है, ये सब पढ़ना हो तो पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। फ्लोरो एमिनो एसिड करवाएंगे, हाईली प्रिसाइज, मैंने यहाँ मेनली कॉन्सेप्ट था आपका, आपको एग्लूटिनेशन एंड जो विजिबल एग्लूटिनेशन और नॉन विजिबल एग्लूटिनेशन कब कब नहीं होगा, कौन सी कंडीशन में नहीं होगा रिएक्शन, और कैसे नहीं हो, कौन सी प्रिंसिपल पर काम करता है, ये। इसके बाद हम एलाइजा कराएंगे, फ्लोरो इम्यूनो एसे कराएंगे, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं फ्लोरो इम्यूनो एसे। इट इज़ हाईली प्रिसाइज सैंडविच एसे, इट इज़ यूज टू सेकेंड एंटीबॉडी टैग्ड विद फ्लोरोसेंट लेबल।
अच्छा, इन्होंने क्या किया है, फ्लोरेसेंट लेबल जो होगी वहाँ पे एक सेकेंड एंटीबॉडी वहाँ पे उन्होंने रख रखी हुई है, जो फ्लोरेसेंस एमिटेड इज प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ HCG। इसमें फ्लोरेसेंस क्या बताएगा, प्रपोर्शन, कितने अमाउंट का HCG, इसलिए हम लोग कराते हैं फ्लोरेसेंट इम्यूनो एसे। इट कैन डिटेक्ट HCG एज लो एज 1 ml इंटरनेशनल यूनिट पर ml। FIA फ्लोरो इम्यूनो एसिड टेक्स 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे टेस्ट ये लेता है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द HCG फॉर द फॉलोअप फॉर द HCG कंसनट्रेशन। प्रेगनेंसी में क्या बोलते हैं इसको, FIA कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आप लोग पता है शॉर्ट फॉर्म्स आगे जो चैप्टर्स पढ़ोगे ना उसमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होगा, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना कि हाँ इसका मतलब क्या है, फ्लूरो इम्यूनो एसे। ठीक है, ये इसके में 2 to 3 आवर्स लगता है, और मतलब बहुत सबसे कम इसका अमाउंट कितना होता है, 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ठीक है, तो ये मेनली क्या होता है, अमाउंट ऑफ HCG कितना प्रेजेंट है वुमेन की बॉडी में, ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशंस भी अराइज होती हैं ना कि आपका मतलब HCG ज़्यादा होने की वजह से आपका हाइड्रेटिफॉर्म मोल जैसी कंडीशन भी तो अराइज होती है ना, उसमें बेबी नहीं, फाइब्रॉइड यूट्रस करके आपका डेवलपमेंट होता रह रहा है, मोल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, बेबी है ही नहीं है, या फिर अगर उसमें कम है, HCG कम है, तो उसमें भी डिफेक्टेड अराइज होते हैं, तो ये उस कंडीशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये है। ठीक है, नाउ एलाइजा भी देख लेते हैं यार, ये क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन 1 monoclonal antibody that binds the HCG in urine and serum. A second antibody that is linked with enzyme alkaline phosphate is used to sandwich the bound of HCG. It is detected by color change after binding. This is more sensitive and specific. ELISA can detect the HCG serum up to 1 to 2 ml per milli international unit per ml as early as 5 days before the first miss period. ठीक है, वुमेन जितने जल्दी, एलाइजा क्या है, थोड़ा सा एब्सोल्यूट रिजल्ट देता है, और जैसे ही उसका पहले फर्स्ट मिस पीरियड होगा तो उसके विद इन द 5 डेज़ के अंदर हमें ये कराना है, परफॉर्म कराना है, और ये 1 से 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट तक का सिरम डिटेक्ट कर लेता है। इसमें दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है, पहला जाकर के आपका यूरिन एंड सिरम HCG से बाइंड करेगी, और जो सेकेंड एंटीबॉडी होगी वो आपका एल्कलाइन फॉस्फेट जो सैंडविच वहाँ पे होती, सैंडविच टेस्ट अराइज करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से कलर सेंसिटिविटी वो देगा, और उसकी वजह से ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारा 1 to 2 ml मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml कितना, मतलब एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ये बताएगा, लेकिन 1 to 2 ml तक डिटेक्ट कर लेता है ये HCG इन द वुमेन्स बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद इम्यूनो एसे विद रेडियो आइसोटोप्स। अभी तक हमने ये जो सारे टेस्ट थे, ये हमारा FIA, एलाइजा, और आपका एग्लूटिनेशन, नॉन एग्लूटिनेशन, ये सारे किस्म थे, इम्यूनो ऐसे हो रहे थे, लेकिन किसके साथ हो रहे थे, विदाउट रेडियो आइसोटॉप्स। अब इसमें क्या है, हमने दूसरा टेस्ट पढ़ना है जो हमारा इम्यूनो ऐसे विद रेडियो आइसोटॉप्स है। ठीक है, रेडियो इम्यूनो ऐसे जैसे RIA, IRMA, दैट इज इम्यूनो रेडियो मेट्रिक ऐसे। ठीक है, इसमें RIA है, IRMA है, और क्या है, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, रेडियो इम्यूनो ऐसे। ठीक है, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। रेडियो इम्यूनो ऐसे, इट इज़ यूज्ड 1 iodine 125 IOHC body, it is more sensitive and can detect B subunit of HCG upon 0.002 in the serum. It can detect pregnancy early as 8 to 9 days after ovulation. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और आयोडीन 125 HCG एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं उसमें, और ये कितने 0.002 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ऑफ सीरम तक डिटेक्ट कर पाता है, और ये प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर लेता है 8 to 9 डेज आफ्टर द ओव्यूलेशन के टाइम। ओव्यूलेशन के बाद 8 to 9 डेज में ही ये प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर लेता है। कौन सी डे को, ब्लास्टोसिस जब इम्प्लांट होता है ना, तभी ये डिटेक्ट कर लेता है। रेडियो रिसेप्टर ऐसे गिव हाईएस्ट सेंसिटिविटी 0.01 की सेंसिटिविटी से इन द सीरम। अरे बाप रे, बहुत हाई फाई है ये तो। RIA आर क्वान्टिटेटिव, so can be used for determining the double time of HCG ectopic pregnancy monitoring में किया जाता है। ठीक है, RIA रिक्वायर्स 3 से 4 घंटा चाहिए होता है इसको। ठीक है, ये मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह ना हो, या फिर पहले या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है वुमेन, उन सब के लिए है ये। नॉर्मल में तो मुझे नहीं लगता ये सब कराते हैं। इम्यूनो रेडियोमेट्रिक ऐसे IRMA, इट यूजेस द सैंडविच प्रिंसिपल टू डिटेक्ट होल HCG मॉलिक्यूल। यूज आयोडीन 125 लेबल HCG, रिक्वायर्ड ओनली 30 मिनट्स, 30 मिनट ही चाहिए होते हैं। इट कैन डिटेक्ट द HCG एज
मतलब ये क्या है ना, अमाउंट ऑफ सीरम डिटेक्ट करते हैं, मतलब 8 डेज़ के बाद, 9 डेज़ के बाद आप मतलब कितने कितने अमाउंट का HCG प्रेजेंट होगा वुमेन की बॉडी में, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ वुमेन प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ठीक है। और कितना अमाउंट ऑफ HCG है उसके अंदर। सिलेक्शन ऑफ टाइम डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बाय डिटेक्टिंग HCG इन मैटरनल सीरम of urine can be made by 8 to 11 days after conception. The test is not reliable after 12 weeks के बाद आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हो, ठीक है। समरी ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट बीटा HCG। अच्छा, ये प्रेगनेंसी टेस्ट इन्होंने दिए हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट यूरिन वाले, एग्लूटिनेशन इनहिबिटिंग लेटेक्स टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, 0.5 से 1 अगर HCG है तो भी सेंसिटिविटी दिखा देगा, 2 मिनट लगते हैं। एब्सेंस ऑफ एग्लूटिनेशन सेकेंड डे आफ्टर द मिस पीरियड, पॉजिटिव 2 दिन के बाद आप ये कर सकते हो। डायरेक्ट लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, इसमें 0.2 ml ऑफ यूरिन चाहिए पड़ेगा, 2 मिनट लगते हैं और प्रेजेंस ऑफ एग्लूटिनेशन होना चाहिए, और 2 to 3 डेज आफ्टर द मिस पीरियड आप कर सकते हो। 2 साइड सैंडविच इम्यूनो एसे मेम्ब्रेन जैसे एलाइजा वगैरह, कार्ड टेस्ट वगैरह, 30 to 50 ml पर इंटरनेशनल यूनिट यूरिन चाहिए, इसमें 4 to 5 मिनट्स लगते हैं। कलर ब्रांडिंग कंट्रोल एज वेल एज टेस्ट विंडो, फर्स्ट डे ऑफ मिस पीरियड ऑफ 28 डे की साइकिल होगी, फर्स्ट डे पे आप कर सकते हो। वेरियस किट इन द कार्ड फॉर्म आर अवेलेबल। प्रेगनेंसी पॉजिटिव तो CT और S तीनों पॉजिटिव दिखा देगा, 2 लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है। नॉन प्रेगनेंसी है तो 1 लाइन आएगी। एलाइजा है तो 1 to 2 ml सीरम चाहिए, 2 से 4 घंटा चाहिए, 5 डेज बिफोर द फर्स्ट मिस पीरियड आप देख सकते हो। रेडियो इम्यूनो एसिड में 20 सब यूनिट 3 to 4 डेज लगता है, 25 डे की साइकिल रहती है। इम्यूनो रेडियोमेट्रिक ऐसे 0.5 ml सीरम चाहिए, इसमें 30 मिनट्स लगता है, 8 डेज आफ्टर कंसेप्शन आप कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ यूरिन कैसे करोगे? द पेशेंट इज एडवाइज टू कलेक्ट द फर्स्ट voided urine in the morning in a clear container, not to wash with the soap. Kit to perform the test at home also available. किट ले जाओ, वुमेन को बोलो आप सुबह उठोगे, आप पहले टेस्ट करो, उसके बाद वॉश वगैरह करो। Other use of pregnancy test apart from diagnosis of pregnancy, the test is employed in the diagnosis of ectopic pregnancy to monitor pregnancy following vitro fertilization and embryo transfer, to follow up case of hydathiform mole and choriocarcinoma. Test accuracy range from 98.6 to 99%. Non-pregnant level is below 1 ml इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांट करा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया है, या हाइड्रेटिफॉर्म मोल का सस्पेक्ट है, या कोरियोकार्सिनोमा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके रिजल्ट 98.6 से लेकर 99% सही आए हैं। और जो नॉन प्रेग्नेंट का लेवल होता है वो कितना होता है? 1 ml इंटरनेशनल यूनिट, 1 ml इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से होता है। लिमिटेशन, टेस्ट एक्यूरेसी अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस। तो अगर हीमोग्लोबिन वेरिएट है तो वेरिएशन कर सकता है, एल्बुमिन का अप डाउन है तो वेरिएशन कर सकता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट है या कम है तो वेरिएट कर सकता है, इम्यूनोलॉजिकल कोई डिजीजेस हैं तो उसमें वेरिएशन कर सकता है। Now advantages, they are advantages over the biological method because their speed, simplicity, accuracy, less cost, बहुत कम सस्ती पड़ती है। And biological tests were based on the classical discovery of Ashman and Zondek in 1927. All these tests are historical interest. Ultrasonography अब हम पढ़ेंगे। Intradecidual gestational sac is identified as 29 to 35 days of gestation. 29 से 35 डेज़ की जेस्टेशन होगी तो ही प्रेग्नेंट वुमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग करवाते हैं। ये आप देख सकते हो डायग्राम में दिया है। जेस्टेशनल रिंग फॉर्म हो गई है 5th वीक में, ठीक है। फीटल वायबिलिटी और जेस्टेशनल एज इसमें हम डिटरमाइन करते हैं बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, जेस्टेशनल सैक देखेंगे, यॉक सैक देखेंगे 5th मेंस्ट्रुएशन वीक में, फीटल पोल एंड कार्डियक एक्टिविटी 6th वीक में देख लेंगे, एम्ब्रियोनिक मूवमेंट बाय 7th वीक, एंड फीटल जेस्टेशनल एज इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय मेंस्ट्रुएशन CRL बिटवीन 7 to 12 वीक। वेरिएशन ±5 डेज़ का आप कर सकते हो। ड्रॉपलर इफेक्ट अल्ट्रासाउंड कैन बी पिकअप फीटल हार्ट रेट रिलेटेड बाय द 10th वीक। सो फर्स्ट फीटल हार्ट रेट कब सुनाई देती है? 21st डेज पे सुनाई देती है। नाउ द इंस्ट्रूमेंट इज स्मॉल, हैंडी, चीप। द जेस्टेशनल सैक ट्रू मस्ट बी डिफ्रेंशिएटेड बाय द स्यूडो जेस्टेशनल सैक। सो पेज नंबर 734, ये अगर जिसके पास बुक हो तो प्लीज़ रेफर कर लेना, इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, सो आई कैन नॉट डू दैट। नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर, यार क्या करें?
शट कर दे। 1 मिनट, कितना है? एक ही पेज का तो है। ठीक है, ये तो छोटा है, चलो ये पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम से बहुत लंबा था ना, मैं भी थक गई हूँ, मुझे लंच भी करना है यार अभी। ठीक है, नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर कब बोलेंगे? 13 वीक्स फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट सिंस द डे ऑफ द मिस पीरियड से लेके 12 वीक तक, और सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक तक। रुकना ज़रा, पानी पी लो, आप लोग भी पानी वानी पी लो। अगर वैसे स्लो होता है ना तो आप लोग स्पीड अपना थोड़ा इंक्रीज़ कर लिया करो, मतलब 2x 1.5 इसमें हो जाता है ना थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से कर लिया करो, ठीक है। नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक का हो गया। सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसमें? सब्जेक्टिव सिम्टम्स, मदर अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती है तो वो आपको ये चीज़ बताएगी, जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, ये क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। जो एमिनोरिया है वो तो कंटिन्यू रहेगा, और जो न्यू फीचर्स जो उसमें ऐड होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कि क्विकनिंग हो जाएगी, प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट होगा। क्विकनिंग किसको बोलते हैं? फीलिंग ऑफ लाइफ, यानी कि फीटल मूवमेंट वुमेन बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगी, ठीक है। इट इज़ यूजुअली फेल्ट अबाउट 18 वीक, अबाउट 2 वीक्स अर्लियर इन द मल्टीपैरा। 18 वीक पे जो प्रीमी ग्रेविडा मदर होगी, पहले जो फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली मदर होगी, वो बहुत अच्छे से 18 वीक पे फीटल मूवमेंट एसेस कर पाएगी, और जो हमारा मल्टीपैरा होगी वो इसके 2 हफ्ते पहले से ही एसेस करना शुरू कर देंगे। It appears an useful guide to calculate the expected date of delivery with a reasonable accuracy. See later in the chapter. So इससे भी हम लोग एक expected date of delivery हम कर सकते हैं कि हाँ मदर को अगर क्विकनिंग फील हो रही है तो ऑफ कोर्स अगर प्रीमी ग्रेविड है तो 18 वीक होगी, अदरवाइज 2 वीक्स माइनस कर दो, तो उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेड डेट कैलकुलेट कर सकते हो। और आगे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, जैसे नेग्लिस फार्मूला वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा है। नाउ प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द लोअर एब्डोमेन बाय द ग्रोइंग यूट्रस, मदर कहेगी मेरा लोअर एब्डोमेन प्रोग्रेसिव हो रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा सेकेंड ट्राइमेस्टर में साइन होता है। नाउ जनरल एग्जामिनेशन, कोलाज्मा, ब्रेस्ट चेंजेस। कोलाज्मा क्या होगा? पिगमेंटेशन ओवर फोरहेड एंड चीक्स में भी अपीयर एट अबाउट 24 वीक्स। कोलाज्मा आप देख सकते हो, झाइयाँ जैसे अपन बोलते हैं, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें आ सकता है ये, ठीक है। 24th वीक्स में आप देख सकते हो। ब्रेस्ट चेंजेस में क्या आएगा? ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाएंगे, प्रोमिनेंट वेन्स दिखने लगेंगी, और सेकेंडरी एरियोला स्पेशली डेमार्केटेड इन प्रीमी ग्रेविडा और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। 20 वीक्स में आप देखोगे मॉन्टिग्यूमेंट्री ट्यूबरकल्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे, एक्सटेंड टू सेकेंडरी एरियोला तक एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रम थिक और येलोइश हो जाता है 16th वीक तक, और वेरिएबल डिग्री ऑफ स्ट्रे में बी विजिबल विद द एडवांसिंग वीक। स्ट्रे मतलब जो होते हैं ना स्ट्रेच मार्क्स, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन करेंगे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में हमने क्या किया? लीनियर पिगमेंटेड जोन, लीनियर नाइग्रा एक्सटेंडिंग फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबस टू एंसिफॉर्म कार्टिलेज यूज मे बी विजिबल एज अर्ली एज 20 वीक्स। लीनियर नाइग्रा डेवलप हो जाएगा, एक पिगमेंटेड लाइन लग सकते हो आप लोग फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबस से एंसिफॉर्म कार्टिलेज तक, और स्ट्रे पिंक और वाइट के आप स्ट्रेच मार्क्स देख सकते हो लोअर एब्डोमेन से टूवर्ड्स फ्लैंक की तरह, टूवर्ड्स अपर फ्लैंक, अपर एब्डोमेन की तरफ, ठीक है। जैसे शायद ये नीचे दिया हुआ है, ये इसमें स्लाइड करने में दिक्कत आती है ना, अभी देखोगे, ठीक है, बाद में फिर चलेंगे। पाल्पेशन में फंडल हाइट इंक्रीजिंग विद द प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी asserted by nothing the height of the uterus in relation to different levels in abdomen. The following formula is an useful guide for the purpose. ठीक है, जो हाइट ऑफ अ यूट्रस है ना, मतलब वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्डोमेन से बढ़ेगा, ठीक है। फंडल हाइट जिसको अपन बोलेंगे, हाइट ऑफ यूट्रस इज मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबस एंड अम्बिलिकस एट 16, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस 24, जंक्शन ऑफ लोअर थर्ड एंड अपर 2/3 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द अम्बिलिकस एंड एंसिफॉर्म कार्टिलेजेस 28th वीक।
तो एनसीफॉर्म कार्टिलेज, ये देखो सीधी सी बात है, 12 वीक का बेबी है तो 12 सेंटीमीटर, 16 का तो 16 सेंटीमीटर, 20 का तो 20 से 24, 28। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बता रही हूँ, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू बुक इन्होंने ये दिया है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से अगर अम्ब्लाइकस तक या उसके बीच में है, नॉट तक, सिम्फाइसिस एंड अम्ब्लाइकस तो 16 वीक का है, और अम्ब्लाइकस के लेवल पे आ जाएगा तो वो 24 वीक का है, और लोअर देन अपर थर्ड यानी कि एंजिफॉर्म कार्टिलेज और अम्ब्लाइकस के बीच में तो 28 वीक का है। फिर वो बढ़ता जाता है, लास्ट में जब वो 40 वीक पहुंच जाएगा ना बेबी, उसका जेस्टेशनल एज, तो वो क्या होगा, स्टार्ट रिड्यूसिंग, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, लेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तभी आप देखोगे जो हमारा जो मतलब डिलेड लेबर्स होते हैं ना, वो मतलब जेस्टेशनल एज जिनका डिले है, उनमें आप देख सकते हो एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम निकलता है। तो अपर यूट्रस फील सॉफ्ट एंड इलास्टिक, बिकम ओवॉइड इन शेप, ओवॉइड शेप का हो जाता है, और बैकस्ट्रिक हिक्स कॉन्ट्रैक्शन एक टाइप का जो आप कह सकते हो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस जो आते रहते हैं वो है ये, ठीक है। Palpation of fetal part can be felt distinctly by 28th week. The findings are of values not only diagnose pregnancy but also to identify the presentation and position of the fetus in later weeks. ठीक है। जो हमारा पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट है ना, ये हमारा प्रेजेंटेशन को भी डिफाइन करता है कि बेबी किस प्रेजेंटेशन में है, किस पोजीशन में है, और एक्टिव फीटल मूवमेंट कैन बी फेल्ड एट इंटरवल्स बाय प्लेसिंग द हैंड ओवर द यूट्रस एज अर्ली एज 20th वीक। फीटल मूवमेंट हमारे 20th वीक से हम एसेस कर पाते हैं। देखो, द लेवल ऑफ फंडस यूट्रस एट अ डिफरेंट वीक, नोट द चेंज ऑफ यूट्राइन शेप, ये देख लो, ऐसे ऐसे शेप चेंजेस होगा। It is not only give the positive evidence of pregnancy but a live fetus. Intensity varies from a faint flutter in early morning months to stronger movement in later months. बहुत पहले बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, लास्ट में बहुत स्ट्रांगली मूवमेंट करने लगता है fetus inside the uterus. External ballotment usually elected at 20th week when the fetus is relatively smaller than the volume of amniotic fluid. जब fetus क्या होता है, 20 वीक जब फीटस बहुत स्मॉल हो एज कम्पेयर टू एमनियोटिक फ्लूइड के, इट इज़ डिफिकल्ट टू एरेक्ट द ओबीज पेशेंट, एंड इन केस विद द स्कांटी लिक्विड एमना इट इज़ बेस्ट एलेक्टेड द ब्रीच पोजिशन विद द हेड ऑफ द फंडस, ठीक है। जब जिसका लाइकर बहुत कम होता है उसमें बहुत ईजिली हम लोग देख सकते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, और जो ओबीज होते हैं उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एसेस करने में, क्योंकि उसमें लाइकर बहुत ज़्यादा है ना उसमें, तो ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है। उसको हम लोग एक्सटर्नल बिलॉटमेंट बोलेंगे। बिलॉटमेंट ऑब्वियस अब्डोमेन बाहर की तरफ, यानी ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सटर्नल बिलॉटमेंट्स होता है तो उसमें ईजिली एसेस करने के लिए होता है, बट ओबीज पेशेंट में डिफ़िकल्टी होती है और कम है लाइकर, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब मूवमेंट नहीं हो पाता ना, फिक्स नहीं हो पाता, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन जो लेस होती है, लेस लाइकर अमाउंट होता है उसमें देखा जाता है। ऑस्कल्टेशन हमने पढ़ा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, नाउ ऑस्कल्टेशन। fetal heart sound is the most conclusive clinical signs of pregnancy. इसका जो वो है ना स्टेप्स, पहले इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, फिर ऑस्कल्टेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग होता है थोड़ा एज कंपेयर टू द नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन. Fetal heart sound is the most conclusive clinical signs of pregnancy. With an ordinary stethoscope, it can be detected between 18 to 20 weeks. The sound resembles the tick of the watch under a pillow. Its location varies from the position of fetus. The rate varies from 110 to 160 beats per minute. Two other sounds are confused with fetal heart sound. Those are, ठीक है, fetal heart sound हमें सुनना है 18 से 20 पे हम एसेस कर सकते हैं विद द नॉर्मल स्टेथोस्कोप का, आपको पता होगा, आप ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से आप कर सकते हो एसेस। और कैसा होता है, जिससे वॉच की टिक टिक टिक्स होती है ना, उस टाइप का सुनाई देता है अंडर द पिलो, अगर आप पिलो रख के कर रहे हो। और ये बीट्स कितना हो सकती हैं, 110 से 160 बीट्स पर मिनट हो सकती है। हमें दो और साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो हमें उससे हमें नहीं कंफ्यूज होता है। पहला है हमारा यूट्राइन शफल, एक सॉफ्ट ब्लोइंग सिस्टोलिक मरमर जो होता है लोअर साइड ऑफ द यूट्रस, वो उससे हमें मिक्स नहीं करना है। और ये कहाँ ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा अच्छे से सुनाई देता है। साउंड इज सिंक्रोनियस विद द मैटरनल पल्स, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द डायलेटेड यूट्राइन वेसल्स,
इट कैन बी हर्ड इन अ बिग यूट्राइन फाइब्रॉइड। जो बहुत ज़्यादा यूट्राइन फाइब्रॉइड है, कोई बड़ा सा यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तो उस कंडीशन में बहुत ईजिली सुनाई देता है। और ये किस वजह से होता है, मैटरनल पल्स की वजह से होता है, और बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो रश करता है ना डायलेटेड यूरिन से, तो उसकी वजह से जो हमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग यूट्राइन शफल बोलते हैं। तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और लेफ्ट लोअर की तरफ ये ज़्यादा होता है। ये देखो, ये है एक्सटर्नल बिलॉटमेंट। BNC स्टेप शोइंग हाउ टू इलेक्ट द इंटरनल बिलॉटमेंट। ये देखो ना फ्यूनिक और फीटल शफल, यूट्राइन शफल हो गया एक, उससे कंफ्यूज नहीं हो रहा। दूसरा फीटल या फ्यूनिक शफल से नहीं होता है। इट इज़ ड्यू टू रश ब्लड थ्रू द अम्बिलिकल आर्टरीज। इट इज़ सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर सिंक्रोनाइज विद द फीटल हार्ट साउंड। ये फीटल हार्ट साउंड से सिंक्रोनाइज हो सकता है और सॉफ्ट एंड ब्लोइंग मर्मर जैसा साउंड होता है, तो इससे भी हमें नहीं होना है, ठीक है। ना विजाइनल एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ब्लूज डिस्कलरेशन देखेंगे, इंटरनल बिलॉटमेंट देखेंगे। ऑफ द वल्वा वजाइना सर्विक्स इज अ मच मोर एविडेंस सो एज द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। यहाँ पे देखेंगे ब्लू डिस्कलरेशन और इंटरनल बिलॉटमेंट कैन बी इलेक्टेड बिटवीन 16 to 28 वीक। द fetus is too small before 16 week and too large to displace the after 28 week. However, the test may not be elected in case with the scanty liquid when the fetus is transferably placed. इंटरनल बिलॉटमेंट में सिर्फ हम लोग ये देखते हैं, फीटल को एसेस करते हैं। 16 वीक से पहले वो स्मॉल रहता है और 28 वीक के बाद ज़्यादा रहता है, मतलब उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। और ट्रांसफर्स अगर प्रेजेंट ट्रांसफर लाई है तो उसमें हम लोग नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। और स्कांटी लिक्विड है तो उसमें नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इमेजिंग स्टडीज़ करते हैं, जैसे सोनोग्राफी, ठीक है। रूटीन सोनोग्राफी 18 से 20 वीक परमिट डिटेल सर्वे ऑफ अ फीटल एनाटॉमी प्लेसेंटल लोकेशन। देखो सर्वाइकल कैनाल देखोगे सोनोग्राफी में आप, फीटल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखोगे, प्लेसेंटा का लोकलाइजेशन करोगे, और 18 से 20 वीक में करोगे। जेस्टेशनल एज डिटरमाइन कैसे करते हैं, बाइपेराइडल डायमीटर से, और हेड सर्कमफ्रेंस से, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस से, और फीमर लेंथ से। जो मोस्ट एक्यूरेट कब की जाती है, 12 से 20 वीक तक, और ये 8 ± डेज कर सकते हो। बाइपेराइडल डायमीटर मेजर करते हैं हम लोग थैलेमा और कैवम सेप्टम पैलिसोडम से, और बाय BPD मेजर करेंगे आउटर एज ऑफ द स्कल टू द इनर एज ऑफ द ऑपोजिट साइड, ठीक है। फीटल ऑर्गन एनाटॉमी सर्वेट कैसे की जाती है, कोई भी मालफॉर्मेशन है तो उसको हम लोग देखेंगे। फीटल वायबिलिटी, रियल टाइम अल्ट्रासाउंड देखेंगे। एब्सेंस ऑफ फीटल कार्डिक मोशन कन्फर्म्स फीटल डेथ। फीटल कार्डिक मोशन नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो फीटल डेथ उसको कन्फर्मेशन के लिए करते हैं। MRI करेंगे फीटल एनाटॉमी सर्वे के लिए। बायोमेट्री एवेल्युएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मालफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग MRI करते हैं। रेडियोलॉजिक एविडेंस ऑफ फीटल स्कल शैडो मे बी विजिबल एज अर्ली एज 16 वीक में ये आसानी से पता चल जाती है। नाउ लास्ट ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक्स। तो टोटल कितने ट्राइमेस्टर हुए, इसमें टोटल 3 ट्राइमेस्टर्स हुए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 से 12 तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 तक, लास्ट ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक्स तक, ठीक है। सो इसमें सिम्टम्स क्या बताएगी मदर, एमिनोरिया रहेगा, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन इज प्रोग्रेसिव रहेगा, कुछ मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट बोल सकता है, जैसे कि पाल्पिटेशन, डिस्पनिया हो रहा है उसको, फटीगनेस लग रही है। लाइटनिंग का बताएगी, इससे पहले उसने क्विकनिंग बताया था, अब लाइटनिंग अकर होगा। 38 वीक में प्रीमी ग्रेविटा मदर में स्पेशली एक सेंस ऑफ रिलीफ प्रेशर समझ में आएगा उसको। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि इंगेजमेंट जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका इंगेजमेंट हो रहा है इन द पेल्विक उसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्यूरेशन दोबारा से आ जाएगा। नाउ फीटल मूवमेंट मोर प्रोनाउंस्ड आएंगे, बहुत अच्छे से करेगा वो फीटल, ठीक है। साइंस क्या क्या होगा, क्यूटेनियस चेंजेस आएंगे, मोर प्रोमिनेंट विद इंक्रीज पिगमेंटेशन एंड स्ट्रे। स्किन में चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा, और स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे। यूट्राइन शेप सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल हो जाएगा 36 वीक में। फंडल हाइट अम्बलाइकस से एंसीफॉर्म कार्टिलेज में डिवाइड हो गए, 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड होता है। फंडल हाइट कोरिस्पॉन्ड करेगा जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल थर्ड एट 32 में। फंडल हाइट जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल थर्ड 32 वीक्स में। और ये जो 3 हमने बताया ना आपका, कि अम्बलाइकस और एंसीफॉर्म कार्टिलेज के बीच में 3 पोर्शन में डिवाइड होते हैं। तो पहला पोर्शन अपर एंड मिडिल थर्ड में 32 वीक्स में आएगा। दूसरा 36 वीक में लेवल ऑफ एंसीफॉर्म कार्टिलेज के लेवल तक 36 वीक में आ जाएगा। और फिर 32 वीक से कम
जहाँ जितना पहले 32 वीक्स में था उससे थोड़ा कम आ जाएगा, कब 40 वीक्स, बिकॉज एंगेजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। ओके, यहाँ इन्होंने बिकॉज का आंसर दे दिया, एंगेजमेंट ऑफ जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका एंगेजमेंट की वजह से वो क्या हो जाएगा 40 वीक्स में डाउन आ जाता है। तो इसलिए वेदर हाइट ऑफ यूट्रस करस्पॉन्ड टू 30 वीक्स और 40 वीक्स, 32 वीक्स या 40 वीक्स में आप एंगेजमेंट ऑफ हेड शुड बी टेस्टेड। 32 वीक्स इज इक्वल्स टू 40 वीक्स हाइट ऑफ द यूट्रस डिटरमाइंड होगा, और उसमें हेड शुड बी टेस्टेड। इफ हेड इज फ्लोटिंग it is of 32 weeks pregnancy, if head is engaged it is of 40 weeks of pregnancy। ठीक है। कहने का मतलब जब आप कैसे पता चलोगे कि ये आप कैसे पता करोगे कि ये 32 वीक्स की है या 40 की है, तो आपको ये हेड एंगेजमेंट देखना है। हेड एंगेज होगा तो 40 वीक्स की, हेड एंगेजमेंट नहीं है तो 32 वीक्स की मदर है। Symphysis fundal height, the upper border of fundus is located by the ulnar border of the left hand and this point is marked। सिम्फाइसिस पे कैसे आप सिम्फाइसिस फंडल हाइट कैसे नापोगे, लेफ्ट हैंड का आपका जो अल्नर बॉर्डर ऑफ द हैंड होता है वो आप मार्क करोगे फंडस पे। डिस्टेंस बिटवीन अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस अप टू द मार्क पॉइंट इज मेजर्ड बाय द टेप इन सेंटीमीटर आफ्टर 24 वीक्स ऑफ सिम्फाइसिस फंडल हाइट मेजर इन सेंटीमीटर। 24 वीक्स के बाद आप सेंटीमीटर में हाइट को नाप सकते हो। एक हाथ आप करोगे सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर, दूसरा आप करोगे लेफ्ट से करोगे, ठीक है, लेफ्ट से करोगे आप, नॉन डोमिनेटेड हैंड से आप करोगे, आपका अल्नर बॉर्डर से आप जो फंडस होगा उस पे चेक करोगे, ठीक है। और आफ्टर 24 वीक्स में करोगे, सेंटीमीटर में मेजर करोगे, वीक अप टू 36 वीक्स तक कर सकते हो। वेरिएशन ऑफ +2 सेंटीमीटर नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल रेंज नीड्स फॉर द इवैल्यूएशन, अगर नॉर्मल रेंजेस में है तो आप और भी टेस्ट करा सकते हो। इन द सेंस ये जो मैंने बताया था ना 24 वीक्स का वो 24 सेंटीमीटर हुआ, तो ये 24 वीक्स से स्टार्ट होता है, 36 वीक तक आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बैकस्ट्रोक हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगता है, फीटल मूवमेंट ईजिली फेल्ट होने लगता है, पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट देयर आइडेंटिफिकम बिकम बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है, लाइव प्रेजेंटेशन पोजिशन ऑफ फीटस आर इजिली डिटरमाइंड। ये देखो इस तरीके से हमें देखना है, ये आप देख रहे हो ना साइड में, ये होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, स्ट्रेच जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका मैं लीनियर डायग्राफ भी देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा एक डार्क पिगमेंटेड समझ में आता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिम्फाइसिस फंडल हाइट देख रहे हैं, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड इज हियर डिस्टिंक्टली इन एरियाज करस्पॉन्ड टू प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द फीटस। ठीक है, हार्ट साउंड जहाँ जैसी पोजीशन है वो उस हिसाब से भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। अगर मैटरनल ओबेसिटी है, ज़रूरत से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है जिसको हम लोग पॉलीहाइड्रोमियास बोलते हैं, ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, या फिर कोई भी इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है, तो उस कंडीशन में एब्सेंस होगी, ठीक है। मतलब बहुत कम फेबाइल या बहुत स्लो सुनाई देगी या बिल्कुल सुनाई नहीं देगी नहीं। सोनोग्राफी, ये बाइपेराइडल डायमीटर और हेड सर्कमफ्रेंस और मतलब एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, चेस्ट वगैरह और फीमर लेंथ, less accurate variation +3 fetal growth assessment can be made provided accurate dating scan can be done first or second trimester। सोनोग्राफी का हम लोग डेटिंग स्कैन भी रखेंगे जिसमें ये सारे जो है ना बाइपेराइडल डायमीटर, हेड सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिनल और ये फीमर लेंथ वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग विथ डेट के साथ स्कैन को रख सकते हैं, ठीक है। फीटल एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लेवल ऑफ अम्बिलिकल वेन इज यूज्ड टू असेस जेस्टेशनल फीटल ग्रोथ, IUGR और मैक्रोसोमिया, फीटल वेट एस्टिमेशन कैन बी टेबल, फ्लूइड वॉल्यूम लेस देन, डिटेक्ट ओलिगो, अगर AFI इंडेक्स आपका लेस देन 5 है तो उसका ओलिगोहाइड्रोमिनोस है या फिर पॉलीहाइड्रोसिस 25 से ज़्यादा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। प्लेसेंटल एनाटॉमी लोकेशन देखेंगे, फंडस या फिर प्रीवियम, थिकनेस कितनी है, प्लेसेंटा मैगाली तो नहीं है डायबिटीज़ कंडीशन में, या कोई और अदर एबनॉर्मलिटीज हम उसमें डिटेक्ट करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि फीटल लाइफ, नंबर, प्रेजेंटेशन, ऑर्गन एनाटॉमी एज डन इन द फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर आर सर्वेड अगेन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए एंड प्लीज़ शेयर करते फॉरवर्ड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।